हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लूसेंट भौतिक विज्ञान से पार्ट 4 पढ़ेंगे। पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो में जाकर देख लीजिए, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आवेग। आवेग क्या होता है बेटा? आवेग होता है जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समयांतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। आवेग क्या होता है? जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। आवेग को इम्पल्स पढ़ते हैं, इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? इम्पल्स। फिर से एक बार देख लीजिए। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। चलिए आगे आते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आवेग बराबर बल इंटू समय अंतराल बराबर क्या होता है? संवेग में परिवर्तन। देखिए, जो इसकी डिफिनीशन बनी है इस फॉर्मूले से बनी है। कहा गया ना, बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। तो आवेग बराबर बल इंटू समय अंतराल, और बल इंटू समय अंतराल को ही क्या कहते हैं? संवेग में परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग में परिवर्तन। संवेग क्या होता है? P बराबर mv होता है, ये होता है संवेग। चलिए अब आगे आते हैं। क्या दिया है? दिया है आपका कि आवेग क्या है? आवेग आपकी एक सदिश राशि है। देखिए, वेग भी आपकी सदिश राशि है, आवेग भी सदिश राशि है, और आपका संवेग भी सदिश राशि था। ठीक है। और वहाँ पे आपको याद होगा विस्थापन क्या थी? एक सदिश राशि थी, लेकिन वहीं पे दूरी क्या थी? अदिश राशि थी। चलिए आगे चलते हैं। आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। फॉर्मूले से स्पष्ट है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, समय अंतराल का मात्रक सेकेंड होता है, तो न्यूटन सेकेंड आवेग का मात्रक होगा। आवेग की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। आवेग की दिशा वही होती जो बल की दिशा होती है। यहाँ देखो थोड़ा फॉल्ट हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए बल की दिशा। आवेग की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। अब आगे आते हैं। अभिकेंद्रीय बल, इसे इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या पढ़ते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स। इसको इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स। अब देखिए डिफिनेशन देखिए। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को ही क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इसी बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। दोबारा डेफिनेशन देख लीजिए। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, जब कोई वस्तु मान लीजिए है, ये मान लीजिए कोई वस्तु ये वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है, तो वही बता रहे हैं जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर, वृत्त का केंद्र कहाँ होता है? यहाँ होता है, इस तरफ एक बल कार्य करेगा, वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को ही क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में, यानी अभिकेंद्रीय बल के अभाव में क्या होता है? वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा बल है जिसके बिना कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है, तो कौन सा बल है? अभिकेंद्रीय बल है। कौन सा बल है? सेंट्रीपेटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। यदि कोई यम द्रव्यमान का पिंड v चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है, यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड v चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक बल F बराबर mv² आर होता है। क्या बताया इन्होंने? यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड v चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा हो
तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्री बल F बराबर mv² अपॉन r होता है। चलिए अभिकेंद्री बल हो गया क्लियर। आगे आते हैं। अब आगे क्या है आपका अपकेंद्री बल। क्या है अपकेंद्री बल? इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आगे इसमें देखते हैं अजड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए, अजड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है। कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता है। जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता है। जिसे परिवेश में क्या होता है, किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता है। ये छदम बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? छदम बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल या छदम बल है। अपकेंद्रीय बल कैसा है? एक ऐसा ही जड़त्वीय या छदम बल है। फिर से देख लीजिए, अजड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता है। ये छदम बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वीय या छदम बल होता है। इसकी दिशा क्या होती है? इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। यानी अगर मान लीजिए ये जो वृत्त होता है, यहाँ पे वृत्त है, अभिकेंद्रीय बल कैसे होता है? ये ऐसे काम करता है, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा ऐसे होगी। अपकेंद्रीय बल की दिशा कैसे होगी? केंद्र से वृत्त के किनारों पर होगी, ऐसे होगी। ऐसे ये अपकेंद्रीय बल की दिशा होगी, ये होगी, और अभिकेंद्रीय बल की दिशा ये होगी। ठीक है, तो यही बता रहे हैं, इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन जो होती है इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। देखिए कपड़ा सुखाने में क्या होता है, जब कपड़ा सूखते हैं तो उसकी जो है ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हैं ना, मशीन जब सुखाने वाली चलती है, तो वही कह रहे हैं कि ये जो है अपकेंद्रीय बल के कारण उसमें कपड़े सूख जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, जो दूध से मक्खन निकालने की मशीन है, यह भी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? यह भी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। दूध से मक्खन निकालने की मशीन और कपड़े सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल पर। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, दूध से निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वहाँ अभिकेंद्रीय बल भी ऑप्शन में दिया जाएगा, दोनों दे दिए जाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे? अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब आगे आते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, नोट में क्या लिखा है, वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले, वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। वृत्तीय पथ पर जो कोई गतिमान जो वस्तु होती है उस पर कार्य करना जो अभिकेंद्रीय बल होता है उसकी कोई प्रतिक्रिया भी होती है। मतलब उसके जो अभिकेंद्रीय बल लगता है उसके खिलाफ भी कोई बल लगता है, यानी कोई ना कोई इस पर प्रतिक्रिया होती है। अभिकेंद्रीय बल देखिए, बल लगाएंगे तो एक क्रिया हुई, उसके फलस्वरूप कहीं उसकी भी प्रतिक्रिया होती। वही बता रहे हैं, वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत के कुएं में कुएं की दीवार, मौत के कुएं में कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया पर बल लगाती है। क्या बता रहे हैं? मौत के कुएं में कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया पर बल लगाती है। जबकि अंदर की ओर क्रिया पर जब बल लगाएगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आपका अभिकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है। भाई यही तो बता रहे हैं, दीवार जो अंदर की ओर जब बल लगाएगी तो अभिकेंद्रीय बल कार्य करेगा। जबकि इसका प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। जबकि इसका प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत के कुएं में कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया पर बल लगाती है, जबकि इसका प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर
कार्य करता है। कभी कभी बता रहे हैं, कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्री बल कह दिया जाता है। देखते हैं ना भाई, देखिए अपकेंद्री बल भी क्या होता है? अपकेंद्री बल यही होता है ना, केंद्र से बाहर की ओर बल लगाता है, ऐसे लगाता है बल। तो वही तो बता रहे हैं, अगर केंद्र भाई अभिकेंद्री बल के अपोजिट में अपकेंद्री बल होता है, तो वही इन्होंने भी बताया है। लेकिन क्या कह रहे हैं, कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रतिक्रिया बल को आप भ्रमवश, सीधी सी बात है, कोई भी है यही सोचेगा कि यहाँ पे अपकेंद्री बल लग रहा है, अपकेंद्री बल लग रहा है, तो जो भ्रमवश अपकेंद्री बल कह दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। जो कि क्या है? बिल्कुल गलत है। बस आप कह सकते हैं कि अभिकेंद्री बल की कोई प्रतिक्रिया होती है, उसको ये नहीं कह सकते आपकी उस पर आप कि अपकेंद्री बल लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बल आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स जिसे पढ़ते हैं इंग्लिश में, बल आघूर्ण क्या बता रहे हैं इसको देखिए। बल द्वारा एक पिंड को, बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः, किसी अक्ष के परितः एक पिंड को घुमाया जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, बल द्वारा एक पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण किसे कहते हैं? बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः, एक है कोई अक्ष होगा उसी के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। बल द्वारा एक पिंड को अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परितः, किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण, उस बल के परिमाण तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल आघूर्ण बराबर, बल आघूर्ण बराबर क्या? बल इंटू आघूर्ण भुजा। अर्थात बल आघूर्ण बराबर बल इंटू आघूर्ण भुजा। बल आघूर्ण कैसी राशि है? बल आघूर्ण आपकी सदिश राशि है। बल आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल भी सदिश राशि है, बल आघूर्ण भी सदिश राशि है। ठीक है, अच्छा इस सूत्र से आप इसका मात्रक बता सकते हैं। क्या होगा? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। आघूर्ण भुजा, अगर कोई भी भुजा है तो भुजा की लंबाई ही होती है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो क्या हो गया? बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। तो ठीक, सदिश राशि है। आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक्स।